आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुल्क भर में गम गुस्सा भी है और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी भी। यही वजह है कि मुल्क भर के अवाम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सड़कों पर निकल आए हैं। शहरियत कानून के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। शाहीन बाग या इस तरह के दीगर एहतजाजी मुजाहरे इनकी आंखों का कंकर साबित हो रहे हैं। खवातीन, बच्चे, तलबा व तालिबात अपनी पढ़ाई और काम काज छोड़कर एहतजाज कर रहे हैं। लोग अपने अपने अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं। आर्टिस्ट आर्ट के जरिए, गुलकार अपने नगमों से, फनकार अपने फन के जरिए और शायर अपनी शायरी के वसीले से सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज बंद है भारत बंद का ऐलान किया गया है। हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी लगातार एहतजाज किया जा रहा है। मुल्क भर में जारी एहतजाज को सियासी, समाजी, मिली और तजारती तंजीमों की हिमायत हासिल है। खासकर अपोजिशन मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाए हुए है। कोई किसी से बात करने को तक तैयार नहीं। भारत बंद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसका असर मुल्क भर में देखा जा रहा है। भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसी सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ पूरे मुल्क में बंद का ऐलान किया गया है। और न्यूज़ 18 के जरिए आप देख सकेंगे कि मुल्क के किस शहर में बंद का असर देखा जा रहा है। हम अपने नुमाइंदों के साथ ताज़ा जानकारी के लिए अलग अलग शहरों का रुख भी करेंगे। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर दफा 144 नाफिज कर दी है। बड़ी तादाद में सीआरपीएफ के जवान वाटर कैनन की गाड़ियों के साथ मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है। अलायंस अगेंस्ट सीएए की चलो दिल्ली की कॉल है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और शाहीन बाग के एहतजाजी भी शामिल होंगे। बड़ी तादाद में लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, जबकि वहां पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। और वहीं बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से राज्य के कानून में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से भारत बंद की कॉल दी गई है। लोग सड़क पर उतरकर एनआरसी और शहरियत कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये कानून मुल्क के अवाम की बुनियादी हुकूक छीनने वाला है। लोगों में बेचैनी है और अब हम नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत को ये कानून वापस लेना होगा। और आइए इस पूरे मामले पर खुर्रम शहजाद ने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया, लोगों से बात की, क्या कुछ उन्होंने वादे का, ये सुनते हैं खुर्रम शहजाद को। शहरियत कानून के खिलाफ देश भर में जिस तरह की आवाजें उठी थी, आज जंतर मंतर पर अलायंस अगेंस्ट सीए ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। 11 बजे की कॉल दी गई थी, लेकिन इस वक्त बड़ी तादाद है, जो तकरीबन 12 बज रहे हैं, 11:30 से 12 के बीच का वक्त हो रहा है। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रदर्शनकारी, एहतजाज करने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। खासतौर से महिलाएं हैं, वो यहाँ पर आई हैं। अलग अलग संगठन हैं जो तमाम इसमें शामिल है। जमात इस्लामी के लोग इसमें शामिल हैं, लोकराज संगठन के इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मनोज झा को यहाँ पर आना है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी जामिया मिल्लत इस्लामिया के छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन सबकी जो आवाज़ है वो सिर्फ ये है कि शहरियत कानून के खिलाफ, नागरिकता कानून के खिलाफ जिस तरह से उसमें मजहब को आधार बनाया गया, वो तमाम बातें यहाँ पर ये लोग लेकर पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरह से एक मुद्दा बना है दिल्ली चुनाव में, वो कहीं ना कहीं उसको भी यहाँ पर एक बल जरूर मिल सकता है। लेकिन किस तरह की बातें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, हम इनसे ज़रूर पूछ लेंगे। आप क्या कहने के लिए यहाँ पर आए? नो एनआरसी, नो शेयर। क्या एतराज़ है आपको? एतराज़ ये, पहले अपने देश को देखना चाहिए, बाद में है और तो। अच्छा, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहने आए हैं? एक्चुअल में जिस वक्त जो नीड है इस वक्त कंट्री की, उन मुद्दों पे नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही है। इस वक्त में क्या जरूरत है ये एनआरसी और एनपीआर और सीएए को लाने की, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो हालात है, जीडीपी गिर रही है, रोजगार जो है गिरता चला जा रहा है,
जितने रोजगार देने की बात की थी वो रोजगार तो नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उनके अलावा उससे ज्यादा घटते जा रहे हैं। नौकरियां और छिन रही हैं लोगों की। किसान कितने आत्महत्याएं कर रहे हैं, कितने बेरोजगार आत्महत्याएं कर रहे हैं। यहाँ लोगों के साथ जो है कोई जो है उनके लिए कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, कुछ हक नहीं मिल रहा है उनको, बल्कि उनको और उलझाने के लिए बात की जा रही है कि किसी तरीके से ये अपने कागज में लगे रहे, हमसे बात नहीं की जाए और इलेक्शन का टाइम आ जाए। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया आपको कुलों को कोई खतरा नहीं है, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, किसी की शहरियत नहीं जाएगी, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। नहीं, ये झूठ बोल रही है सरकार। ये बार बार अमित शाह जी कह रहे हैं जो हम एनआरसी लाएंगे, सीए लाएंगे। हाँ जी जी बताइए। सर अमित शाह जी कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी है। अब कोई अगर सिस्टमेटिकली कोई चीज आ रही है तो आप उसको समझें। वो कह रहे हैं कि पहले हम लेकर आएंगे सीए, उसके बाद एनपीआर और उसके बाद एनआरसी। तो पहले सीए के थ्रू जब ये अब एक्ट बन चुका है तो इससे ये है कि प्रॉब्लम, अब एक्ट तो बन गया है ये, अब कल को एनआरसी में अगर ये हमें निकाल देते हैं तो फिर हमें तो सिटीजनशिप मिलेगी नहीं। और एनआरसी भी इनके हाथ में है। आपने आसाम में देखा फखरुद्दीन अली अहमद के भतीजे को निकाल दिया गया, जो एक आर्मी के जो कारगिल में 31 साल से पोस्टेड थे, उन्हें निकाल दिया गया। तो हमारी क्या गारंटी है कि हमें नहीं निकाला जाएगा? तो ये नागरिकता देने का नहीं है, नागरिकता लेने का है। ये सीए नागरिकता देने। और आइए सीधे अब रुख करेंगे पटना का। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत बंद का कितना असर इस वक्त देखने को मिल रहा है? महफूज, जिस तरह से कहा जा रहा था कि भारत बंद को लेकर जिस तरह से पटना के डाक बंगला चौराहे पर चक्का जाम करने की कोशिश की गई, कई बड़े लीडर इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ वहां पर लीडरों का या आम लोगों का क्या कहना है भारत बंद को लेकर? देखिए जिलानी, अगर भारत बंद की बात करें तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार के मुख्तलिफ जिलों में इसका कम और ज्यादा असर साफ तौर पे दिखाई देता है। हालांकि पटना के डाकबंगला चौराहा पर हम लोग मौजूद हैं और आम तौर पे बिहार में जब भी एहतजाज होता है तो पटना का ये डाकबंगला चौराहा पूरे तरीके से जाम हो जाता है। लेकिन अगर तादाद की बात करें तो देखिए मुख्तलिफ पार्टियों की इसमें हिमायत है। रालोसपा हिमायत कर रही है, जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की हिमायत कर रही है, लेफ्ट पार्टियों के कारकुन हैं और अकलियती तंजीमों ने भी अपनी हिमायत करने का ऐलान किया है। लोग जो है डाकबंगला चौराहा को हालांकि जाम किए हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से ये बार बार अपील की जा रही है कि डाकबंगला चौराहा से एहतजाज जो लोग कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, वो जाम हटाएं। और ये कोशिश में लोग पुलिस जो है कि एहतजाज को यहाँ से हटाया जाए, खाली कराया जाए। लेकिन जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो हुकूमत के खिलाफ और इस कानून के खिलाफ जो है नारा लगा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि ये क्यों जो है यहाँ पे। आप बताइए क्या कहेंगे? वापस लो। अरे धर्म के नाम पर देश को बांटना बंद करो। ये जो आप लोग आए हैं, क्या मांग है बेसिकली? क्या हमारा जो मांग है, ईवीएम हटाने का मांग है, सीए वापस ले, एनपीआर वापस ले और एनआरसी डीएनए के आधार पर एनआरसी लागू करें। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान जलवाने का काम किया, आज तक संविधान पर एक शब्द नहीं बोला। अब देखिए जिलानी के जो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, हम विजुअल के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। ये पूरा डाकबंगला का चौराहा है, तमाम जगहों पे लोग हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। गाड़ियां भी आ जा रही है, गाड़ियों को दिखाएं आपको कि देखिए गाड़ियां चल रही है, गाड़ियां रुकी नहीं है। यानी ट्रैफिक जो है जाम जरूर है लेकिन गाड़ियां आ जा रही हैं एहतजाज के मकाम से भी। तो बिहार के मुख्तलिफ जिलों में है। पटना के अलग अलग अगर मोहल्ले की बात करें तो पटना के कुछ जगहों पे इसके ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और कुछ जगह पे इसके कम असर देखने को मिल रहा है। देखिए ये लाठी चार्ज हो गया है जी, पुलिस ने बाकायदा मारना शुरू किया। आप देखिए यानी एहतजाज को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जो है बाकायदा डंडा चलाए हैं। एहतजाज पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की कि रास्ता खाली किया जाए और अब देखिए तस्वीरें आप रास्त देख रहे हैं पटना से, जैसा कि अभी महफूज आलम ने ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाई। महफूज आलम इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। पुलिस अब एहतजाजियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। पहले पुलिस ने वहां समझाया कि आप रास्ता खाली कर दें, लेकिन आज चूंकि भारत बंद का क्रांति मोर्चा की जानिब से ऐलान किया गया है, तकरीबन जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इस बंद में शामिल हैं। सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ है, वहीं मुल्क के दीगर मुद्दों को लेकर भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस, आप पटना से तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस अब उस रास्ते को खाली कराते हुए एहतजाजियों को सड़क से खाली कराते हुए जी। तो देखिए अब सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ खुर्रम शहजाद भी जुड़े हुए हैं।
खुर्रम, जिस तरह से आपने सुबह से लगातार लोगों से बात की, दिल्ली में एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ एहतजाज है कि थमता नहीं और कोई किसी से बात करने के मूड में नहीं, और इस इलेक्शन को और भी गरमाने की कोशिश की जा रही है इसी बंद वाले मुद्दे को या सीए एनआरसी के मुद्दे को लेकर के। किस तरह का खौफ, किस तरह के अंदेशे या किस तरह के मुतालबात लोगों के देखने और सुनने को मिल रहे हैं खुर्रम? देखिए जिलानी, जंतर मंतर पर हूँ इस वक्त मैं, और आप समझ सकते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से जो शाहीन बाग है यानी कि नागरिकता कानून, शहरियत कानून के खिलाफ जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वो पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ की आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये है। हालांकि आप देखेंगे कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लगातार उठाया जा रहा है, शाहीन बाग के मामले को उठाया जा रहा है, इस तरह के बयान भी दिए गए कि इतनी ज़ोर से बटन दबाइएगा कि करंट शाहीन बाग तक पहुँचे। तो यह तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोगों का एहसास ये है कि वो शहरियत के कानून के खिलाफ, उसमें जो मजहब की बुनियाद पर भेदभाव किया गया है, तफरीक बरती गई है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अलायंस अगेंस्ट सीए, ये पूरा प्रोटेस्ट उसने किया है। 1 दर्जन से ज़्यादा जो तंजीमें हैं, संगठन हैं, वो इसमें शामिल हैं। क्या कुछ सोचते हैं और किस तरह की तमाम बातें हैं, वो हम लोगों से जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को गरमाने की जो कोशिश हो रही है, आखिर वो कितनी जायज़ है। हम देख रहे हैं लगातार इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश हो रही है। क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि अलग अलग तरह के बयानबाजी शुरू हो गई है? ये सब सरकार का ये ढोंग है, उनको सिर्फ इलेक्शन से मतलब है और उनको अपनी खुद के लोगों से मतलब है। उसको नहीं देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको उससे कोई मतलब नहीं है। हम उनको पूरे देश में जो औरतें, आदमी, बच्चे, यहाँ तक कि बूढ़े भी जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना इलेक्शन से और अपने वोट से मतलब है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की बात कही गई, जिस तरह के बयान दिए गए कि इतनी ज़ोर से बटन दबाइए कि शाहीन बाग तक करंट पहुंचे, इसके पीछे क्या मकसद दिखाई देता है? उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो किसी ना किसी तरीके से ना शाहीन बाग प्रोटेस्ट को तोड़ना चाहते हैं। अब उनके पास काम का तो कोई रीज़न रहा नहीं कि वो ये बता के कि हमने रोज़गार ख़त्म करा, हमने ये ख़त्म करा, हमने वो करा। इस तरीके से तो कुछ नहीं वो उनके पास है बोलने के लिए। बस अब उनके लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो शाहीन बाग प्रोटेस्ट को किसी तरीके से ख़त्म करे, जिसने ये चिंगारी जलाई है। आप मुझे बताइए, आप लोगों की सरकार से क्या मुतालबा है, क्या एहसास है जो आप लोग यहाँ इतनी दूर जंतर मंतर पर पहुँचे हैं? हमारा मुतालबा बस इतना ही है कि हम लोग जो घर से बाहर निकल कर आए हैं वो हमारी परेशानी को समझे, सबकी, सब गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सब जो है एक दूसरे के भाई बहन है, वो हमें क्यों अलग करना चाहते हैं। हमारी मोदी जी से यही है। पहले तो उन्होंने 3 तलाक बिल के बारे में जो बोला कि मेरी बहनों के लिए मैं ये फैसला करना चाहता हूँ, मेरी बहनों की परेशानी दूर करना चाहता हूँ। आज उन्हें ये परेशानी नजर नहीं आ रही कि वो सड़कों पर आकर बैठ गई हैं अपने घर बाहर। वही बहनें हैं, वही सब बहनें, वो आए तो सही और हमसे बात तो करें। आखिर हमारी परेशानी उनसे, हमें परेशानी क्या है, इस चीज़ों से परेशानी क्या है जो उन्होंने ये बिल पास करने की सोची। आप क्या कहने आए? ये पिछले तकरीबन 1.5 महीने से जो है हमारी माँ बहनें जो है सड़कों पर बैठी हुई हैं और मोदी जी सालों से बुला रहे हैं कि मैं औरतों के हक पे बात कर रहा हूँ, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हक मांगने के लिए बैठी हुई हैं मुस्लिम महिलाएं। हम बार बार मोदी जी को इनवाइट करते हैं, कभी इंदर लोक से आओ हमारे साथ चाय पियो, कभी शाहीन बाग से कहते हैं, कभी हम खुरेजी से कहते हैं। दिल्ली के हर गली, हर मोहल्ले में धरने दे रहे हैं हम लोग जो है। बारिश के अंदर हमारी माँ बहनें सड़कों पर बैठी हुई हैं। वही मोदी जी और वही जो ये बीजेपी पार्टी है कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, कहीं पर भी ना तो सबका साथ दिखाई दे रहा, ना ही औरतों का जो हक में बात करते थे ना ही वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे साथ बालाजी हैं, एक लाइव के लिए उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे, लेकिन वो दूसरों से बात करना चाहते हैं। एक बात मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि चुनाव के बीच में इस मुद्दे को लाना आप लोगों को कैसा लगा? ये मुद्दा शुरू बीजेपी ने करा है, एनआरसी, सीए और एनपीआर का। हम लोग नहीं लाए इस मुद्दे को, पर हम लोग अपने हक के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, हम लोग अपने हक के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये सारे जितने भी उन्होंने ये कानून पास शाहीन बाग का मुद्दा, फिर अब जंतर मंतर का ये एहतजाज को ही अब दिल्ली में इलेक्शन का मुद्दा बनाने की तैयारी सभी पार्टियां इसको बनाना चाहती है। अब सीधे रुख करेंगे खुर्रम, हम सीधा इस वक्त रुख करेंगे नौशाद का, रांची का रुख करते हैं। नौशाद काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौशाद, भारत बंद का असर रांची में किस तरह से दिखाई दे रहा है? बहुजन क्रांति मोर्चा का वाकई कुछ असर है रांची में?
जी बिल्कुल, देखिए जिलानी, अगर ये बंद की बात करें तो ना सिर्फ झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में बल्कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। आपको थोड़ा नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये रांची का ये जो है सबसे मसरूफ़ तरीन इलाका है और ये अल्बर्ट एक्का चौक का इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी कम तादाद में चल रही हैं। काफ़ी पुरअमन जो है ना तरीके से यहाँ पे बंद का इनेकाद हुआ है। अभी तक कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़यात की खबर नहीं है। हाँ, ये गिरफ्तारियां ज़रूर हुई हैं, लोग सड़कों पे उतरे हैं, एहतजाज में उतरे हैं। आपको बता दें कि यहाँ रांची के काके इलाके में जो है काफ़ी तादाद में लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उसी तरह से यहाँ पे देवघर में जो है लोग सड़कों पे उतरे तो वहाँ भी जो है बंद जो हिमायती हैं उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे राजधानी रांची में दफ़ा 144 जो है पहले ही लगाई जा चुकी है और सिक्योरिटी के काफ़ी इंतजाम किए गए। ये देखिए, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चूँकि दफ़ा 144 जो है नाफिज है, इस वजह से यहाँ पे एक जगह जो है जमा करने को लेकर के काफ़ी पाबंदियां हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि इस जो बंद है उसमें जो है ना किस लोगों की हिमायत हासिल है। यहाँ पे हमारे साथ जो है ना CPI ML के लीडर हैं सुशांतु जो मुखर्जी, हम उनसे बातचीत करते हैं कि इस कानून की जो मुखालफत में आप लोग भी हिमायत कर रहे हैं, बंद की हिमायत कर रहे हैं, आखिर इसकी क्या वजह, क्या किस तरह से नुकसान सिर्फ मुस्लिम उसके अलावा दूसरे लोगों को ये नुकसान पहुँचा सकता है? देखिए, ये जो कानून सरकार ने, केंद्र सरकार ने जिन्होंने पास किया है CAA, इसमें सारे लोग प्रभावित होंगे। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आदिवासी और दलित होंगे। तो इसको सरकार ने देखने की ज़रूरत है और इसी के चलते आज पूरे रोड पर कोई नहीं निकले हैं। शांतिपूर्वक, बहुत कम लोग विरोध में रोड पे आए हैं। शांतिपूर्वक हमारे झारखंड पूरे बंद है। ये आदिवासी कम्युनिटी को किस तरह से जो है प्रभावित करेगा? इस कानून के तहत वो किस तरह से वो प्रभावित होंगे? जिस आदिवासी समाज की जी बात कर रहे हैं, हमारे पूरे देश में 30 लाख आदिवासी बेघर है। वो क्या चीज दिखाएंगे? वो दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हमारे फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम से आपको 30 लाख लोगों को बेघर किए गए हैं। जो आपको मार्च में ये 19 मार्च में ये कानून आई, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जंगल को खाली कराओ, तो वो कहाँ दिखाएंगे? ठीक है, इसी का विरोध कर रहे हैं। यानी आदिवासी कम्युनिटी के अलावा नौशाद, एक चीज ये है, फिर इस पूरे मुद्दे को सिर्फ इस शहरियत कानून के मुद्दे को सिर्फ मुसलमान के नाम पे जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? ये कह रहे हैं कि आदिवासी है, SC ST दलित, ये सब एक एक करके मुतासिर होंगे। अब ये सारी कम्युनिटीज को जोड़ा जा रहा है, फिर लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें मुसलमानों के साथ सियासत हो रही है और आपके साथ जो मौसूफ हैं वो कह रहे हैं कि और दूसरे लोग भी जो है इससे मुतासिर होंगे। कैसे ये बात लोगों तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिलानी, जैसे जैसे ये इस कानून के बारे में लोगों को वाकफियत हासिल हो रही है, वैसे वैसे लोगों के अंदर जो है ना इसका दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। हमारे साथ मजलिस उलमा काउंसिल के जो है सेक्रेटरी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का हिमायत यहाँ पे मिल रहा है। मुस्लिम के अलावा दूसरे जो कम्युनिटी के लोग जो बंद है में शरीक हो रहे हैं, तो वो किस तरह से हिमायत? देखिए, आज का जो भारत बंद बुलाया गया है बहुजन क्रांति मोर्चा अवाम सेफ की जानिब से, और जिसको देश के तमाम सियासी और समाजी तंजीमों की हिमायत हासिल है। और ये बंदी में खुसूसियत ये है कि वो तमाम लोग अपने दिल की आवाज़ पर बंद कर रखे हुए हैं। ना कहीं कोई हंगामा है, ना कहीं बंद पर आने के लिए 2-4 आदमी भी नहीं निकले हैं। दूसरे लोग भी बंद में शरीक हो रहे हैं, तो क्या वजह है? हर समाज के लोग इस बंद में शामिल हैं क्योंकि वो इस बिल के नुकसानात को समझ रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हमारे देश की खूबसूरती। तो पहले तो जो है ना वो मुस्लिम से जोड़ करके देखा जाता था, अब दूसरे लोग कैसे निकल रहे हैं? अब तमाम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये काला कानून सिर्फ समुदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि इसकी तबाही और इसके नुकसानात समाज के दूसरे लोगों को भी प्रभावित करेगा। बिल्कुल, झारखंड में भी लोग अब जो है दूसरी कम्युनिटीज से भी इस पूरे एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से मुद्दे को जोड़ा जा रहा था सिर्फ मुसलमान परेशान है, लेकिन अब जिस तरह से इन लीडर्स का कहना है कि ये इसमें अब दूसरे लोग भी धीरे धीरे शामिल होंगे। जैसा उन्होंने कहा कि आदिवासी क्या दिखाएंगे। अब महफूज पटना में हमारे साथ जुड़े, महफूज आलम का रुख करेंगे। महफूज, जिस तरह से वहां पर अब लोगों को खदेड़ा गया है, ठीक है, पुलिस ने हटा लिया है, महफूज आलम तक मेरी आवाज जा रही है? हेलो महफूज। देखिए जिलानी, आपको हम बताएं यहाँ पे महफूज एक चीज जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ने कहा कि NPR में जो इजाफी कॉलम है, पिछली बार जो NPR हुआ था उसी तरह से किया जाए। अब नीतीश खुद जो है इसको नकार रहे हैं। NRC NPR के खिलाफ
हम लोगों ने भी अपनी पार्टी की ओर से। देखिए एक सवाल सर यहाँ पे ये कि नीतीश कुमार ने कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि एनपीआर में बदलाव आना चाहिए। आप लोग क्या मुतमईन हैं, सड़क पे लेकर उतरे हैं जिस मुद्दे को लेकर, उसी सिलसिले में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए हम लोगों का सीधा कहना है कि सीएए एनआरसी एनपीआर बंद करना चाहिए। सीएए को बंद करके शिक्षा का इंतजाम बच्चों के लिए करना चाहिए। एनपीआर को बंद करके गरीबों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। एनआरसी बंद करके नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करना चाहिए। यह हम लोग का कहना है। एनपीआर अगर पहले की तरह कराया जाता है, जैसा कि नीतीश कुमार अब मुतालबा कर रहे हैं कि एनपीआर को पहले की तरह कराएं, तो एतराज क्या है? इसको लेकर के हम लोग साथ देंगे। एनपीआर अगर पहले की तरह कराया जाए तो क्या उस पे एतराज है? क्या पहले की तरह अगर एनपीआर होता है? नहीं, सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव में फिर हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आप जिलानी आपने देखा कि अगर हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई बात होती है तब जो है उसके ऊपर गौर करने की बात उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। आरएलएसपी के ये सुप्रीमो हैं, कौमी सदर हैं। आपको बताएं कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने आज के बंद की हिमायत की है। ये डकबंगला चौराहा है पटना का, और यहाँ पे हालांकि पुलिस ने काफी लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश की और अभी भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा खुद जो है कमान संभाले हैं, मार्च निकाल रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि सीएए एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है किसी खास एक कम्युनिटी का ये एहतजाज नहीं है, बल्कि अब तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। दलित लीडर हैं और तमाम जो दूसरे पार्टी अपोजिशन पार्टी हैं उनके कारकुन भी सड़क पर उतर रहे हैं, और बाकायदा जो है एक लाहे अमल मुरतब किया गया है कि इस कानून के खिलाफ लगातार जद्दोजहद तहरीकें जारी रहेंगी। महफूज जिस तरह से कल नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते जब भी इस तरह का माहौल बनता है रियासत में, मुल्क में, नीतीश कुमार अपने वक्त पर अलग अलग इस तरह के बयान देते हैं। अब कल का बयान किसी हद तक बहुत अहमियत रखता है कि उनका खुद मुतालबा है कि एनपीआर को पहले की तरह कराया जाए, जो इजाफी कॉलम है उसे हटा दिया जाए। तो अब इसको लेकर किस तरह से लोगों में रुझान है, आम लोगों का क्या सोचना है इस पर? देखिए जो आम लोग हैं वो सीधा सवाल नीतीश कुमार से ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये बात ज़रूर कही है, लेकिन इसको असेंबली से रिजोल्यूशन पास कराने की बात यहाँ लोग ये कह रहे हैं। एनपीआर के सिलसिले में नीतीश कुमार ने जिस तरह से बयान दिया है उसके ऊपर लोग एतबार अभी नहीं कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो एनपीआर के सिलसिले में, एनआरसी के सिलसिले में अगर मुखालफत कर रहे हैं तो असेंबली से जिस तरह दूसरे स्टेट ने रिजोल्यूशन पास किया है, नीतीश कुमार भी रिजोल्यूशन पास करें, तब जाकर जो है लोगों के बीच ये मैसेज आएगा कि हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा है। बात अगर आम लोगों की करें तो आम लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, हुकूमत पे एतबार नहीं कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से या बरसरे इक़्तिदार पार्टी की तरफ से जो लीडर हैं वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत किसी भी कीमत पर एनआरसी नहीं लागू होने देगी, या एनपीआर में जो तजवीज़ दी गई है कि बदलाव किया जाएगा और उस बदलाव पर लोग मानेंगे, ये बताने की कोशिश अभी चल रही है। लेकिन आम लोग जो है अभी भी एतबार नहीं कर रहे हैं। तो उसको लेकर जो है आज के बंद में भी ये सवाल उठाया गया, तमाम बड़े सियासी लीडरों ने सवाल उठाया है और मांग भी की है सूबाई हुकूमत से भी और मरकजी हुकूमत से। और एक बड़ा सवाल उठाया है कि खवातीन की हिमायत करने का नारा जो है हुकूमत लगाती रही है और पूरे मुल्क में खवातीन एहतजाज कर रही हैं, तो क्यों नहीं आखिर हुकूमत उनसे जाकर उनके मसले को और उनकी बात को सुनने की कोशिश करती है। बिल्कुल, हमारे साथ अब खुर्रम काफी देर से रुके हुए हैं। खुर्रम, आप जंतर मंतर पर हैं, जिस तरह का माहौल दिल्ली में देखने को मिल रहा है, इलेक्शन का मौका है, अब लोग एक सवाल ये भी आ रहा है कि एहतजाजियों से बात क्यों नहीं की जाती, एहतजाजियों को ऐसे अलग करके देखा क्यों जा रहा है? वहां पर जो खवातीन हैं उनका खुद कहना है, जिस तरह से वो कह रही हैं कि इलेक्शन में अब इस चीज़ को मुद्दा बनाकर जो है बीजेपी इलेक्शन लड़ना चाहती है। केजरीवाल ये कहते हैं कि शाहीन बाग बना क्यों, ये एक सवाल है। काम की बात करें, शाहीन बाग की बात ना करें, क्यों इस तरह का सियासी मुद्दा इलेक्शन में उभर कर आ रहा है? देखिए जिलानी, इसमें हमारा जो मुल्क है उसका आलमिया कहिए या उसकी बदकिस्मती कहिए कि जो मुद्दे होते हैं डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ ऐसे जज्बाती मुद्दे ज़रूर हमारे इलेक्शंस में ज़रूर दिखाई देते हैं और उसका ही नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। चाहे यहाँ पर सबका साथ सबका विकास की बात हो, एक तरफ वो नारा चलता है, लेकिन इसी के साथ साथ दूसरे जो नारे होते हैं वो भी ज़रूर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जिलानी, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ जेएनयू से बालाजी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बालाजी भाई, ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि चुनाव में इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उतार दिया गया है। संविधान खतरे पे है,
और ये चीज़ अगर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कितना भी चुनाव हम लोग लड़ ले, और मैं यही बात अपने भाषण में भी बोल रहा था, कर्नाटका में एक छोटे से स्कूल में संविधान के पक्ष में सीए और एनआरसी और एनपीआर के विरोध में एक छोटा सा नाटक हुआ था, और वहाँ के सरकार में उन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया। छोटे बच्चे, छोड़ दीजिए नौजवान लोग, छोड़ दीजिए बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चों पे जब, और एक स्कूल जो मोहब्बत सिखाता है हम लोगों को, जो नफरत को खारिज करने की बात करता है, उस पर अगर हम लोग टूट पड़े हैं देशद्रोह का ये लगाते हुए, और आज जो संविधान का टुकड़े टुकड़े अमित शाह कर रहा है, संविधान का और इस लोकतंत्र का टुकड़े टुकड़े मोदी कर रहा है, उसके खिलाफ में अगर हम खड़े एक होते हुए, अगर ये लोगों के आंख में चुभता है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जो अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया, जो नारा लगवाया गोली मारो सालों को, जो परवेश वर्मा ने ये बोला कि खास कम्युनिटी के लोगों जाएगा, बाकी लोगों के घर में घुस के बलात्कार करेगा, ये क्या लोगों के अंदर वो इंसानियत को नहीं जगाता है? ये नहीं दिखा रहा है कि किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? लेकिन हम देखें दिल्ली का चुनाव हो रहा है और उसमें ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ रहा है। एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग और उसके के साथ साथ जो तमाम तरह की चीज़ें हैं वो हो रही हैं, और दूसरी तरफ ये मुद्दा दिल्ली के चुनाव में स्कूल, शिक्षा, रोजगार और दिल्ली सरकार का कामकाज पे चुनाव हो रहा है, उस पर लड़ नहीं पा रहा है मोदी शाह, इसीलिए वो अपने नफरत के राजनीति पे उतर के आए हैं। कल खुद आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, अभी जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर केयर टेकर है अरविंद केजरीवाल में दिखाया कैसे वो बौखलाए गए हैं। अब उनके खुद के स्कूल में जाके कमियां नहीं निकाल पाए, केंद्र मंत्रियों को उतारा गया दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए, और दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है भाजपा का, वो बता नहीं पा रहे। मोदी जी है, अमित शाह है, और ये जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि मेरी कामकाज की ये रिपोर्ट है, उस पर कोई उनकी बहस नहीं है, बल्कि झूठ, नफरत और संविधान की हत्या करके वो राजनीति करना चाहता है। ये दिल्ली के जनता के लिए स्वीकार नहीं है। एक आखिरी सवाल, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, सरकार की तरफ से लगातार कहा गया कि ये आपके खिलाफ नहीं है, इससे आपको कुछ नहीं होगा, जो लोग कर रहे हैं उनको बहकाया गया है, भ्रम फैलाया गया है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं गैप है वो नहीं भर पा रहा है, ना सरकार समझा पा रही है, ना प्रदर्शनकारियों से बात हो रही है। देखिए, गैप दरअसल सरकार तय कर लिया है, उसको संविधान से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी संविधान भाग बने हुए हैं, लोग संविधान के पक्ष में खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग रहा है और धमकाया जा रहा है कि बाकायदा तुमको उठा लिया जाएगा। परसों की घटना है, एक छोटा सा नौजवान 20 साल का खड़ा हो गया और ये कहने लगा कि सीए के बारे में अब मुझे बोलिए। अमित शाह के रैली में और बीजेपी के लोगों ने उसको इतना पीट दिया कि उसके सर पे चेहरों लेके मार दिया है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये संवेदनशीलता को ख़त्म नहीं कर रहा है हम लोगों की? ये सवाल है, और यही चुनाव लड़ना चाहिए कि आपके और हमारे मूल सवाल जो है, मंदी आई हुई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, वो बने और उसके आधार पर लड़ा जाए, और बल्कि नफरत की राजनीति नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जंतर मंतर से ये महफूज आलम और नौशाद, आपका भी बेहद शुक्रिया, जिस तरह से आपने वहाँ की ताज़ा तस्वीरें हम तक पहुँचाई। पूरे मुल्क में कुल मिलाकर एक तरह से एहतजाज है और पूरे मुल्क में भारत बंद का असर, कहीं मिला जुला असर देखा ज़रूर जा रहा है। लोगों का एक ही मुतालबा है कि इस कानून को लेकर एहतजाजों से बात की जाए, लेकिन दिल्ली का इलेक्शन है कि इसी मुद्दे पर अब लड़ा जा रहा है। इस डिबेट में शामिल होने के लिए आदाब, शुक्रिया।